जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑडिटरी की क्लासेस। हम लोगों ने स्वर वर्ण का बेस्ट ट्रिक देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्वर वर्ण के कुछ प्रश्न हैं जो आप लोग के सामने हैं। सबसे पहला प्रश्न, धावक। आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द कौन सी संधि है। पूरे स्वर वर्णों की कुछ एग्जाम्पल्स जो आप लोग के सामने लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं। और आज के हमारा वीडियो है व्यंजन संधि। आज का हमारा टॉपिक क्या है? व्यंजन संधि। आज हम लोग व्यंजन संधि के बेस्ट ट्रिक, बेस्ट कंटेंट के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है धावक। धावक कौन सी संधि है, पहचानना है आपको। हम बताए थे, जैसा कि आपको याद होगा, कि यदि सेकेंड वर्ण में, कौन से वर्ण में? सेकेंड वर्ण में या तो या हो या तो बा हो, या तो या हो या तो बा हो, तो इसे किस संधि की श्रेणी में रखते हैं? अयादी स्वर संधि। कौन सी संधि? अयादी स्वर संधि। जैसा कि आपको याद होगा कि अयादी स्वर संधि में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 3 अक्षर। कितने अक्षर होते हैं? 3 अक्षर। जितने भी अयादी संधि के एग्जाम्पल्स है वो 3 ही अक्षर के होते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है धावक। धावक में कितने अक्षर है? 3 अक्षर। और 3 अक्षर के बिचला अक्षर में क्या है? वह है। तो ये कौन सी संधि हमारा होगा? अयादी संधि। कौन सी संधि? अयादी संधि। दूसरा प्रश्न है नयन। दूसरा क्या है? नयन। नयन भी हमारा कौन सी संधि होगा? दूसरा वर्ण में देखिए यह है, तो यह भी कौन सी संधि होगी? अयादी संधि। तीसरा है हिमालय। तीसरा क्या है? हिमालय। किसी भी संधि को पहचानने के लिए हमेशा सेकेंड वर्ण को ही देखना है। कौन से वर्ण? सेकेंड वर्ण। सेकेंड वर्ण के अलावा हमको कुछ नहीं देखना है। आप देखिए यहाँ पर क्या है? माकरमा। और इस माकरमा में क्या आया है? आकरा। आकरा बड़ी मात्रा है, तो बड़ी मात्रा होती है तो कौन सी संधि कहलाती है? दीर्घ स्वर संधि। यह हमारा दीर्घ स्वर संधि की श्रेणी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है सरोज। सरोज कौन सी संधि के अंतर्गत आता है? देखिए ऊपर में कितनी मात्रा है? एक मात्रा। एक मात्रा के बाद आपको क्या दिख रहा है? ज। ज कौन से वर्ग में आते हैं? च छ ज, तीसरा वर्ग में। और बताए थे कि जब भी ओ मात्रा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर य और अलावा एवं हा आ जाए, तो ये किस संधि में आता है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो ये सरोज हमारा किस संधि में आएगा? विसर्ग संधि में आएगा। अगला है सदैव। क्या है? सदैव। सदैव में आप देखिए दूसरे वर्ण पे कितनी मात्रा दिख रही है? 2 मात्रा। और 2 मात्रा दिखने से कौन सी संधि कहलाती है? वृद्धि संधि। गुण संधि में 1 मात्रा होती है, वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होती है। गंगोत्री, यहां भी देखिए गंगोत्री में ऊपर में कितनी मात्रा? 1 मात्रा। और 1 मात्रा कौन सी संधि कहलाएगा? गुण संधि कहलाएगा। अगला है सुरेश। सुरेश में भी देखिए कितनी मात्रा है? ऊपर में 1 मात्रा है। ये भी कौन सी संधि कहलाएगा? गुण संधि कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस स्लाइड आपको समझ में आया होगा। अगला चलते हैं स्वागतम। स्वागतम कौन सी संधि है? स्वागतम, जैसा कि हम बताए थे, यन स्वर संधि। आप याद करिए कि जब किसी भी शब्द के सेकेंड वर्ण या फिर पूरे शब्द में अगर आपको डंटी सा हलंत दिख जाए या फिर ता हलंत दिख जाए, ये दोनों किसके इर्द गिर्द होगा? या तो या तो व। य और वा के इर्द गिर्द रहे तो उसको हम लोग कौन सी संधि बोलते हैं? यन संधि। आप यहाँ देखिए आधा सा दिख रहा है कि नहीं? और आधा सा के बाद क्या दिख रहा है? व। ये कौन सी संधि है? यन स्वर संधि। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रत्यय। प्रत्यय भी हमारा कौन सी संधि होगा? यन स्वर संधि होगा। अगला है वागीश। वागीश बताइए, वागीश कौन सी संधि की श्रेणी में आएगा? वागीश देखिए बड़ी मात्रा दूसरे वर्ण पे दिख रहा है, लेकिन बड़ी मात्रा दिख रहा है दूसरा वर्ण पे। और प्रत्येक वर्ग के कैमे वर्ग में है? तीसरे वर्ग में, थर्ड वर्ग में है। तो ये हमारा कौन सी संधि कहलाएगा? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। यशोधरा। यशोधरा कौन सी संधि है? आप देखिए ऊपर में 1 मात्रा है, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के बाद क्या है? ध। और त थ द ध, चौथा वर्ण आता है। ये कौन सी संधि कहलाएगा? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अगला है रविंद्र। रविंद्र देखिए, रविंद्र कौन सी संधि है? रविंद्र हमारा कौन सी संधि कहलाएगा? दीर्घ संधि। बड़ी मात्रा है, दीर्घ संधि। गायिका बताइए, गायिका। गायिका बीच में देखिए क्या है? य है। बीच में क्या है? यह रहता कौन सी संधि कहलाता? अयादी स्वर संधि कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन है महौषधि। क्या है? महौषधि। महौषधि हमारा कौन सी संधि है? ऊपर में देखिए कितनी मात्राएं दिख रही? 2 मात्राएं। और 2 मात्राएं दिखती है तो कौन सी संधि कहलाती है? वृद्धि स्वर संधि। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन स्वर संधि। और व्यंजन स्वर संधि के जितने भी प्रश्न है, जितने भी ट्रिक है, आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं व्यंजन संधि का पहला नियम। सबसे पहले व्यंजन संधि होता क्या है? तो जिस संधि में स्वर संधि का मेल हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़े थे, तो व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बनता है कि नहीं? तो वैसे ही व्यंजन संधि स्वर संधि की सहायता से बनता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं है, बल्कि व्यंजन संधि के नियम है, जिसमें से हम लोग पहला नियम देख रहे हैं, रूल 1। तो चलिए दोस्तों, पहला नियम क्या कहता है? सुनिए। पहला नियम कहता है, यदि किसी भी शब्द में दूसरे वर्ण पर
दूसरे वर्ण पर बड़ी ई की मात्रा या आकर आ की मात्रा हो, दूसरे वर्ण पर बड़ी ई की मात्रा या आकर आ की मात्रा हो, और वह मात्रा किसी भी वर्ग के, वर्ग वर्ग मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये सब किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण पे हो, किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण पे। तीसरे वर्ण जैसे कौन कौन, या तो ग हो, या तो ज हो, या तो ड हो, या तो द, या तो ब पर। इन सभी में से किसी भी वर्ण पर यदि आपको बड़ी ई की मात्रा या आकर आ की मात्रा दिख जाए तो उसे हम लोग कौन सी संधि कहेंगे, व्यंजन संधि। उसे हम दीर्घ संधि नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल देखिए, वाकर वा के बाद ये क्या दिख रहा है, गी। गी कौन से वर्ण पे है, सेकेंड वर्ण, लेकिन सेकेंड वर्ण पे है कौन से वर्ग का है, ये क वर्ग का। क वर्ग का कैमा वर्ग है, तीसरा। क ख ग तीसरा, तो ये कौन सी संधि होगी, ये हमारा होती है व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद कैसे होता है सब सीखेंगे, बस अभी पहचानने के लिए सीखिए। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं। वागीश बनता है, वागीश बनता है जब वाक्य में हम लोग ईस को जोड़ते हैं। जब वाक्य में हम लोग ईस को जोड़ते हैं तो ये क्या बनाता है, वागीश। इसका नियम कहता है, नियम क्या कहता है, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, क प्रथम वर्ण है कि नहीं, प्रथम वर्ण है। यदि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, जैसे चाहे क हो या फिर च हलंत हो या फिर ट हलंत हो या फिर त हलंत या फिर प हलंत, सब आधा होगा बाबू, क्योंकि व्यंजन अपने आप में आधा होता है। ये पूरा तब बनता है जब इसके साथ कोई स्वर जुड़ता है। जैसे ये आधा का है, ये पूरा का तब बनेगा जब हम का में आ को जोड़ेंगे तो पूरा का बनेगा। ठीक है, तो देखिए नियम क्या कहता है, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, ये बड़ी ई स्वर है कि नहीं, कोई भी स्वर आ जाए तो पहले आने वाले वर्ण के स्थान पर पहले कौन आया है, क आया है, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण होता है, तीसरा। तो बताइए क का तीसरा क्या होता है, ग। अब यहां पर हमको इसको क नहीं मानना, ये आधा का नहीं मानना, क्या मानना है, आधा ग। जब ये आधा ग में ये बड़ी ई की मात्रा जुटेगी, जब ये आधा ग में बड़ी ई की मात्रा जुटेगी तो क्या बना देगा, गी बना देगा कि नहीं। तो बताइए ये पूरा पूरी ये क्या बन गया, ये पूरा पूरी क्या बन गया, गी बन गया। तो बताइए वा गी और लास्ट में क्या जुटा है, सा, तो क्या बना देगा, वागीश। क्या बना देगा, वागीश। इसीलिए इसको हम लोग किस संधि के अंतर्गत रखते हैं, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। आप ये भी एग्जांपल देखिए, जगदीश देखिए, जगदीश यहां पर दी तब आया होगा जब ये त में टूटा होगा। अब दी किस में आता है, तथ ददा में आता है किनारे, द किस में आता है, तथ ददा में। तो इसको हम किस में तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे जगत में, जगत में, और किस में तोड़ेंगे, ईस में, जगत धन ईस। अब यहां भी देखिए यहां तक कैमा वर्ग है, पहला, लेकिन इसको पहला नहीं मानना है, क्या मानना है, तीसरा। तीसरा में इसको क्या मानना है, द पूरा की आधा, तो आधा द। अब ये आधा द को किस में मिलाएंगे, ई में मिलाएंगे, तो ये पूरा पूरी क्या बना देगा, दी बना देगा। और ये दी आधा ता और ई का मतलब क्या है, दी, यानी इतना का मतलब हो गया क्या भैया, तो दी हो गया। तो जोड़िए आप इसको, क्या हो जाएगा, जग। ये दोनों का मतलब हो गया दी, और लास्ट में क्या जुटा है, सा, तो क्या बन गया, जगदीश। देखिए जगदीश सेम टू सेम है कि नहीं। वैसे ही सदाचार क्या बनेगा, ये द किस में आता है, द किस में आता है, ता में। तो बताइए पूरा ता होगा कि आधा ता, तो आधा ता होगा, तो ये किस में टूट जाएगा, सत। और दाकर दा में क्या आया, आकर आ, तो सत धन क्या बन जाएगा, आचार, क्या बना देगा, सदाचार। वैसे ही चिदानंद में तो चित्त धन क्या बना देगा, आनंद, ये क्या बना देगा, चित्त। और धन में क्या बना देगा, आनंद, तो क्या बना देगा, चिदानंद। अब टेंशन नहीं लीजिए, आपको हम संधि बनाने के लिए भी सिखाएंगे, बस अभी आप पहचानने के लिए सीखिए। तो नियम क्या कहता है, रूल 1, व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं है, बल्कि व्यंजन संधि के नियम है। जिसमें से पहला नियम क्या कहता है, यदि किसी भी शब्द में दूसरे वर्ण पर बड़ी ई की मात्रा या आकर आ की मात्रा दिख जाए, और वह मात्रा किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, जैसे कवर्ग चवर्ग, उसके किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, जैसे ग, ज, ड, द, व पर हो, तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। कौन सी संधि कहेंगे, व्यंजन संधि। जैसे एग्जांपल आपसे पूछे, वागीश, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जगदीश व्यंजन संधि, सदाचार व्यंजन संधि, चिदानंद व्यंजन संधि, ये चारों हमारे कौन से संधि है, व्यंजन संधि। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं रूल 1 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं रूल 2। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं व्यंजन संधि के दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, कहता है यदि किसी भी शब्द के पहले वर्ण पर, यदि किसी भी शब्द के पहले वर्ण पर
पहले वर्ण पर, और पहला वर्ण आपको ज्यादातर स दिखेगा। क्या दिखेगा? स। ये स कौन सा सा है? डंटी सा। कौन सा सा है? डंटी सा। आपको जो भी व्यंजन संधि के जो दूसरा नियम का जो एग्जाम्पल दिखेगा अनुस्वार वाला, कौन सा नियम है? अनुस्वार वाला, एक बिंदु वाला, वो आपको ज्यादातर के डंटी सा पर दिखेगा। किस पे दिखेगा? डंटी सा पर। तो वही कहता है यदि किसी भी शब्द के पहले वर्ण पर, और ज्यादा करके ये अनुस्वार किस पे होगा? डंटी सा पे। अनुस्वार हो, क्या हो? अनुस्वार हो, यानी एक बिंदु हो, तो उसका संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद मतलब उसको तोड़ देना, संधि मतलब मिला देना, संधि विच्छेद करने का मतलब तोड़ देना। संधि विच्छेद करते समय अनुस्वार को म हलंत में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? म हलंत। अब ये बताइए कि म हलंत ये आधा है कि पूरा है? तो आधा है, क्योंकि यह म पूरा तब बनता जब म के साथ हम अ को जोड़ते। इस म हलंत के साथ अ को जोड़ते तो पूरा म बनता, लेकिन यहाँ पर कैसा म है? आधा म है, यानी इसमें स्वर का मेल नहीं हुआ। तो म हलंत में तोड़ते हैं, और वह कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। इसका कहने का मतलब सीधा सीधी है, मोटा मोटी मतलब यही कहता है कि किसी भी शब्द के ऊपर अगर आपको अनुस्वार दिख जाए और उसको यदि हमको तोड़ना है तो अनुस्वार को किस में तोड़ना है? म हलंत में। किस में तोड़ना है? म हलंत में। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इसके माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल कहता है संधि। क्या कहता है? संधि। आप देखिए सा के ऊपर जितने भी आपको एग्जांपल दिख रहे हैं सब में सा है कि नहीं? इसीलिए यहां पर लिखे हैं ज्यादातर किस पर होता है? सा पर। कौन सा सा पर? डंटी सा पर। अनुस्वार ज्यादा करके इस संधि में देखने को मिलते हैं। तो यह संधि है। सा के ऊपर क्या है बाबू? बिंदु। सा के ऊपर बिंदु, लेकिन उच्चारण इसको करेंगे, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो किस में तोड़ेंगे? म में। यानी कि सा के बाद बिंदु है तो किस में टूट जाएगा? सम। क्या हो जाएगा? सम। और धन में क्या लास्ट क्या बचा है? धी। तो सम धन धी। इसीलिए हम बताए थे संधि इक्वल टू क्या होता है? समधि होता है। तो संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? समधि। क्या होता है? समधि, यानी सम धन धी। सम धन धी, ये हो गया संधि विच्छेद, और ये क्या हो गया? संधि। आपसे पूछेगा संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सम धन धी। मां में हलंत दीजिएगा, क्योंकि अगर हलंत नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? समधन धी। समधन धी। कोई दिक्कत? यानी कि दूसरा है संसार। दूसरा क्या है? संसार। और आपसे यह भी पूछेगा कि संधि हमारा किस संधि का संधि में आता है? क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। संधि किस संधि में आता है? व्यंजन संधि। संधि किस संधि का एग्जाम्पल है? व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत? अगला है संसार। आप सबको वैसे ही तोड़िए। सा के ऊपर बिंदु है तो ये किस में टूटेगा? सम में, यानी सम हो जाएगा इधर, और इधर क्या जोड़ देंगे? सार। तो सम धन सार बराबर क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा। संविधान का तोड़िए तो संविधान में भी वैसे ही करेंगे। समधन क्या हो जाएगा? विधान। समधन विधान बराबर क्या हो गया? संविधान। ये सब कौन सी संधि में आएंगे? व्यंजन संधि। कौन सी संधि में आएंगे? व्यंजन संधि। ठीक है, बढ़िया है, समझिएगा। संगम की बात करें, संगम देखिए सा के ऊपर बिंदु है तो ये क्या तोड़ेंगे? सम, और इधर किस में तोड़ेंगे? गम। तो सम धन गम बराबर क्या हो गया? संगम हो गया। आप संसद को तोड़िए, संसद किस में टूटेगा? सम, और धन में क्या टूट जाएगा? सद। तो सम धन सद बराबर क्या बन जाएगा? संसद। अगला है संविधान, सॉरी संबंध। तो संबंध को भी किस में तोड़ेंगे? सम, और जोड़ में क्या हो जाएगा? बंध। तो क्या बन जाएगा? संबंध। कोई दिक्कत? ये हमारे संधि के एग्जाम्पल्स थे दूसरा नियम का। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। कहता है यदि किसी भी शब्द के पहले वर्ण पर, और पहला वर्ण ज्यादा करके आपको सा देखने को मिलेगा। कौन सा सा देखने को मिलेगा? डंटी सा। ठीक है, पर अनुस्वार लगे हो तो उसका संधि विच्छेद करते समय, यानी संधि विच्छेद कहने का मतलब तोड़ते समय, अनुस्वार को किस में तोड़ते हैं? म हलंत में। किस में तोड़ते हैं? म हलंत में तोड़ते हैं। और वह कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। जैसा कि एग्जाम्पल में हमारा है संधि। संधि का संधि विच्छेद करते हैं तो सम धन धी में टूटता। संसार का तोड़ते तो सम धन सार में। संविधान का तो सम धन विधान में। संगम का तो सम धन गम में। और संसद का तो सम धन सद में। और संबंध का तो समजोड़ बंद में। एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि अनुस्वार यानी संधि विच्छेद करते समय तो हम लोग तोड़ रहे हैं भैया मां में, लेकिन उच्चारण करते समय हम अलग अलग वर्णों में उच्चारण कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए हमको कि आपको हम बताए थे वर्ण में अनुनासिक या नासिका वर्ण बताए थे। अनुनासिक या नासिका वर्णों की संख्या कितनी बताए थे? 5 बताए थे। कौन कौन था? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण कहलाता है अनुनासिक या नासिका वर्ण, जिसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? नाक से। किससे होता है? नाक से। अनुनासिक
क्या नासिका वर्ण में ही अनुस्वार आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहां पर कहा गया है, नोट आप इसको ध्यान रखिएगा, बोलते समय अनुस्वार का उच्चारण पांचवें वर्ण में होता है। कौन से वर्ण में? पांचवें वर्ण में। कैसे होता है देखिए, जैसे आप समझिए, इसका संधि विच्छेद बनाते समय तो म हलंत में ही तोड़ना है, अनुस्वार को बनाते समय किस में तोड़ना है? म हलंत में, लेकिन उच्चारण करते समय प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण में होता है। बढ़िया से उच्चारण करिए, आप इसको बोलिए संधि। क्या बोलते हैं? संधि। इसको संधि बोलते हैं कि नहीं? यानी इस अनुस्वार का उच्चारण किस में हो रहा है? ना में। संधि, संधि ना में हो रहा है कि नहीं? न। अब देखिए यहां पर ना कैसे आ गया, यहां पर आप देखिए संसार, यहां भी ना हो गया, यहां संविधान, यहां देखिए मां हो गया, संविधान। यहां पर बिंदु का उच्चारण किसमें हुआ? म में। कारण क्या है? तो कारण देखिए, समझिए, कारण ये कहता है कि यदि किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार हो, किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार, यहां पर स के ऊपर है कि नहीं, और इस अनुस्वार के बाद वाले वर्ण को देखना है, ध, बाद वाले वर्ण को देखना है, क्या है? ध। और ये ध है तो ध किस में आता है? त थ द में। तो जब अनुस्वार के बाद वाले वर्ण जो है उनके पांचवें वर्ण में उच्चारण होता है, इनके पांचवें वर्ण, तो ध किस में आता है? त थ द में। और त थ द का पांचवा क्या होता है? ना होता है। इसीलिए इसका उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण किस में होता है? ना में होता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? संधि। क्या पढ़ते हैं? संधि। जैसे यहां देखिए, अगर आपको कोई वर्ग नहीं दिखेगा तो उच्चारण हमेशा न में होगा। किस में होगा? न में। अगर कोई वर्ण नहीं दिखे, जैसे ये तो क वर्ग में त वर्ग में आ गया है, यानी स्पर्श व्यंजन में आ गया है। अगर स्पर्श व्यंजन से हट करके कोई भी वर्ण हो तो उसका उच्चारण न में ही होता है। आप यहां देखिए, संसार है, संसार, स के ऊपर बिंदु है, इसके बाद ये क्या दिख रहा है? स। क्या कवर्ग, चवर, टवर, तवर पवर्ग में आता? नहीं आता। तो इसका उच्चारण न में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संसार। क्या बोलते हैं? संसार। आप यहां देखिए संविधान, ये ब को आप पेटचिरवा ब भी समझ सकते हैं, वह है, इसको आप पेटचिरवा ब ही समझिए, ब। अब यहां देखिए स के ऊपर बिंदु है, यहां पर ये क्या है? ब है। स के ऊपर बिंदु ये क्या है? ब है। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान। देखिए इस अनुस्वार का उच्चारण किस में हो रहा है? म में। किस में हो रहा है? म में। संविधान, संविधान। क्योंकि इस बिंदु के बाद क्या दिख रहा है? ब। ब किस में आता है? पफवा में। और पफवा का पांचवा क्या होता है? म होता है। आप यहां देखिए अगला एग्जांपल, स के ऊपर क्या है? बिंदु। स के ऊपर अनुस्वार है, इसको बिंदु हम समझ सकते हैं। स के ऊपर अनुस्वार, अनुस्वार के बाद क्या दिख रहा है? ग। और ग का पांचवा क्या होता है? अंगा। इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते तो बोलते हैं संगम, संगम, अंगा, अंगा आता है, इसमें आता है कि नहीं? यहां भी आप देखिए संसद है। क्या है? संसद। यहां बिंदु है, बिंदु के बाद यहां पर क्या दिख रहा है? स। बिंदु के बाद क्या दिख रहा है? स। और ये स हमारा कबर, चवर, टबर, तवर पर वो नहीं आता है, तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? न। तो क्या होता है? संसद। यहां आप देखिए संबंध, स के ऊपर क्या है? बिंदु। बिंदु के बाद कुछ दिख रहा है? ब। और ब किस में आता है? पफवा में। और पफवा का पांचवा कुछ होता है? म। इसीलिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? संबंध। क्या पढ़ते हैं? संबंध। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम लोग उच्चारण करते समय अनुस्वार का उच्चारण प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ग में करते हैं, और संधि विच्छेद बनाते समय अनुस्वार को हमेशा म हलंत में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? म हलंत में। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये बेस्ट ट्रिक है, आपको याद रखने हैं। ये सारे एग्जाम्पल किस संधि के हैं? हमारे व्यंजन संधि के हैं। तो उम्मीद करते हैं रूल 2 भी समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल 3। तो चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा नियम देखते हैं, व्यंजन संधि का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? कहता है जिस शब्द में एक वर्ण, जिस शब्द में एक वर्ण दो रूप में लिखे हों। कितने रूप में? दो रूप में। देखिए दोस्तों ये सारे रूल जो है ये हमारे अपने बनाए हुए रूल है। आपको ये सारे रूल कोई भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा अपना भाषा में आपको बताया जा रहा है, जो कि आपको एग्जाम में छपने वाले प्रश्न इससे बन जाएंगे। जो भी प्रश्न वहां आएंगे वो सारे इसी टॉपिक से होंगे, तो इसीलिए बारीकी से समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। कहता है जिस शब्द में किताब में आपको कुछ और लैंग्वेज में लिखा दिखेगा, लेकिन ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है हमारा अपना लैंग्वेज है, इसीलिए आप लोग इसे बढ़िया से याद रखिए। किताब के लैंग्वेज से यदि हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में कम आएगी, ठीक है। कहता है जिस शब्द में एक वर्ण दो रूप में लिखे हों, जिस शब्द में एक वर्ण दो रूप में लिखे हों और एक वर्ण आधा हो और दूसरा वर्ण पूर्ण हो, एगो आधा वर्ण हो और दूसरा पूर्ण वर्ण हो, तो उसे संधि विच्छेद बनाते समय अर्ध वर्ण को किसमें तोड़ते हैं? त हलंत में। किसमें तोड़ते हैं? त हलंत में। किसमें? त हलंत में तोड़ते हैं या बदलते हैं, ठीक है। देखिए सीधा सीधी मोटा मोटी क्या कर रहा है नियम, मोटा मोटी नियम कर रहा है कि यदि दो वर्ण एक ही जाति के हो, यदि दो वर्ण एक ही जाति के और दोनों वर्ण एक जैसे लिखे हो, दोनों वर्ण एक जैसे लिखे और एक वर्ण आधा हो और एक वर्ण पूर्ण हो, एक वर्ण आधा हो और एक वर्ण पूर्ण हो, जैसे आप देख सकते हैं एगो आधा जा है एगो पूरा जा है, एगो आधा ला है एगो पूरा ला है, एगो आधा ना है पूरा ना है, एगो आधा चा है पूरा चा है, आधा टा है पूरा टा है, ये सारे वर्ण
एक ही जाति के वर्ण है कि नहीं, लेकिन एगो आधा है एगो पूरा है। तो संधि विच्छेद बनाते समय जो आधे वर्ण है उनको किस में तोड़ना है, त हलंत में। किस में तोड़ना है, त हलंत में, त में नहीं, त हलंत में तोड़ना है संधि विच्छेद। और ये सारे शब्द हमारे व्यंजन संधि के श्रेणी में आते हैं। वर्णों का रिपीटेशन ज्यादा करके किन किन वर्णों का होता है, यहां देखिए लिखा हुआ है, आपको ज्यादा करके इन्हीं वर्णों का रिपीटेशन ज्यादा करके देखने को मिलेगा। एक ही साथ लिखे होंगे, या तो आधा टा होंगे या पूरा टा, आधा चा पूरा चा, आधा जा पूरा जा, या फिर दोनों आधा जा, आधा ला पूरा ला, आधा ना और पूरा ना। इन सभी 5 जो वर्ण यहां पर लिखा है ना, इन 5 वर्णों का रिपीटेशन ज्यादा होता है। और जो आधा वर्ण होंगे उनको हम किस में तोड़ेंगे, ता हलंत में। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। उज्जवल जैसे है, उज्जवल यहां पर आधा जा है, यहां भी आधा जा है, लेकिन जो पहले आधा जा है उसको हमको चेंज करना है। आपको उज्जवल का त्रुटि भी पूछता है, वर्तनी जैसे पूछ देगा कि उज्जवल का सही वर्तनी क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा तो उज्जवल में दोनों जा आधा होते हैं। उज्जवल में दोनों जा आधा होते हैं, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ते हैं उज्जवल। क्या पढ़ते हैं, उज्जवल। अगर हम पूरा बोलेंगे, पूरा जा लिखेंगे तो उज्जवल इसको पढ़ेंगे, उज्जवल। लेकिन अब बोलते क्या, उज्जवल। क्या बोलते हैं, उज्जवल। यानी दोनों जा पर जोड़ कम देते हैं, और जब जोड़ कम दे तो वो आधा होता है। कैसा होता है, आधा होता है। तो बढ़िया से समझिए, उज्जवल का संधि विच्छेद क्या करेंगे, उत और धन में क्या हो जाएगा, ज्वल, आधा ज। उत धन ज्वल बराबर क्या बना देगा, उज्जवल। वैसे ही सज्जन का तोड़िए, आधा जा, जहां पे आधा वर्ण है उसको अब ता हलंत में बदलते चलिए, जन क्या हो जाएगा, सज्जन। उल्लास का क्या बनेगा, उत धन लास, उत धन लास क्या बना दिया, उल्लास। जगन्नाथ का क्या बनेगा, जगत धन नाथ, जगन्नाथ। उच्चारण का क्या बनेगा, उत धन चारण, उच्चारण। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी वनडे एग्जाम में अगर हिंदी पूछा जाता है, जिस एग्जाम में हिंदी पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों में संधि का ये प्रश्न पूछा जाता है, सच्चिदानंद। क्योंकि सच्चिदानंद का संधि 3 बार होता है। कितनी बार, 3 बार, यानी 3 वर्णों में टूटता है। कौन कौन से वर्ण में टूटता है, एक बार देख लीजिए। एक वर्ण होता बाबू, एक वर्ण होता है सत, तो हलंत सत। दूसरा होता है चित्त, यहां भी तो हलंत, सत धन चित्त। और धन में क्या टूटता, आनंद, सत धन चित धन आनंद। इसको बोलते हैं सच्चिदानंद। क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। आपको 12th के एग्जाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में पूछता ही है। इसीलिए आप इसे बढ़िया से याद रखिएगा। सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आगे भी आने वाले अगर कंपटीटिव एग्जाम में अगर हम बैठे और जिसमें हिंदी पूछा जाए तो उनसे हमें क्वेश्चन बन जाए। ठीक है ना, संधि से यदि क्वेश्चन आए या वर्ण से क्वेश्चन आए, जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उनसे क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है ना, ये प्रॉमिस करना है, वादा करना है। ठीक है, खुद से। सत धन चित धन आनंद, तो ये क्या बना दिया, सच्चिदानंद। यही बनाइए तट्टिका। तट्टिका का क्या बनेगा, तो एक तो टूटेगा तत् में और दूसरा क्या हो जाएगा, टीका। तो तत् धन टीका क्या बना दिया, तट्टिका। इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, तो दिग्गज। क्या याद रखेंगे, दिग्गज, दिग्गज। ये इस रूल पर फिट नहीं होता। यहां भी एक आधा गा है और पूरा गा है, लेकिन इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो ये टूटता है दिक धन गज, दिक धन गज। दिक धन गज हमारा क्या टूटता है, दिग्गज। दिक धन गज हमारा क्या टूटता है, दिग्गज। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि क के बाद तीसरा वर्ण दिखता है। ये 1 का 3 वाला नियम है, जो व्यंजन संधि का हम लोग नियम देखे थे अभी, वागीश और जगदीश वाला, उसी नियम की श्रेणी में ये आता है। तो हम लोग जब संधि विच्छेद बनाने के लिए सीखेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि दिग्गज कैसे टूटा है। ठीक है, अभी आप याद रखिएगा कि दिग्गज हमारे इस रूल से हट के, अगर दिग्गज आपसे पूछ दे तो दित धन गज नहीं करिएगा, क्योंकि दित धन गज करने से गलत हो जाएगा। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होता है, दिक, दिक का में हलंत दिक और धन में गज, दिक धन गज बराबर क्या बनाता है, दिग्गज। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है जिस शब्द में एक वर्ण 2 रूप में लिखे हो, यानी एक ही वर्णों की पुनरावृत्ति हो, यानी कहने का मतलब रिपीट हो, एक ही वर्ण रिपीट हो, एक वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूर्ण हो, एक वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूर्ण हो, तो संधि विच्छेद बनाते समय, संधि विच्छेद कहने का मतलब ये जो अलग कर रहे हैं ये संधि विच्छेद है। ठीक है, और ये जो इधर लिखा हुआ एक साइड उज्जवल, सज्जन, उल्लास, जगन्नाथ, उच्चारण, ये सब संधि है। क्या है, संधि यानी मिला हुआ है, और इसको तोड़ रहे हैं तो संधि विच्छेद है। ठीक है, तो संधि विच्छेद करते समय अर्धवर्ण को किस में तोड़ते हैं, त हलंत में। अर्धवर्ण को किस में तोड़ते हैं, त हलंत में। जैसे यहां देखिए, उज्जवल, उत धन ज्वल, सज्जन, सत धन जन, आधा त देना है बाबू, पूरा त नहीं दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। सत धन जन, उल्लास, उत धन लास, जगन्नाथ, जगत धन नाथ, उच्चारण, उत धन चारण, उत धन चारण। ठीक है, इधर है सच्चिदानंद, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, सत धन चित धन आनंद, सत धन चित धन आनंद। ये सच्चिदानंद कंपिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, 12th में भी पूछते हैं, लेकिन कंपिटेटिव में ज्यादा पूछा जाता है। तट्टिका,
ततधन टीका, ततधन टीका, वर्णों का रिपीटेशन ज्यादा करके किन किन वर्णों का होता है? आधा ट पूरा ट, आधा च पूरा च, आधा जा पूरा जा, या दोनों आधा जा, आधा ला पूरा ला, या आधा ना, या फिर पूरा ना। एक एक्सेप्शनल भी है, यानी अपवाद में भी है, वो है दिग्गज। क्या है दिग्गज? ये दिग्गज पर 1 का 3 का नियम लगता है, वो हम सीखेंगे जब संधि विच्छेद बनाने सीखेंगे तब। नियम क्या कहता है? दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होता है? दिक धन गज, दिक धन गज। आप इसमें ये नियम मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक्सेप्शन को भी हम साथ ही साथ बताते चलते, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा नियम सब पे नहीं लग रहा है। जिस पे नहीं लग रहा है वो हम साथ ही में आपको बता दे रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में गलती ना करे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये तीसरा नियम भी दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। व्यंजन संधि का बेस्ट ट्रिक हम लोग देख लिए, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड था। जो भी विद्यार्थी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर जाकर के पिछले वीडियो को देख ले, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।